जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आपको बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होगा। हमारा जो पेपर है उसका जो कोड नंबर है वो क्या है, 302 ZI। क्या है जो पेपर है उसका जो कोड नंबर क्या है, 302 ZI। और यह हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि आपका आया था 2020 बोर्ड एग्जाम में। यह पेपर आया हुआ है जिसका कोड नंबर क्या है, Z302 ZI। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से आपको 15 मिनट का जो समय होता है यह आप सभी को पेपर पढ़ने और जो आपको कॉपी मिलती है उसमें लाइन खींचने के लिए दिया जाता है। आपका जो पेपर होता है वह आप सबको ज्ञात ही है कि आपका जो पेपर होता है हिंदी का पेपर, ये पूरा का पूरा 100 अंक का होता है। जो अब आप आगे देखिए, इसमें सर्वप्रथम आता है जो कि आ बा खा खंडों में, यानी कि का खा गा और बा खंडों में डिवाइड होता है। खंड का में आपको गद्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद आपके पद वाले आते हैं, फिर इसके अंतर्गत जो ग्रामर वाला है यानी संधि वंधि है या वो सभी आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका जो इसमें खंड का है, खंड का में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गद्य साहित्य के इतिहास से दिए जाते हैं, जिसमें से आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। क्या इस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर प्रदान करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। स्टूडेंट, यह बात ध्यान रखना कि हिंदी के पेपर में एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत न होने पाए। अगर आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 90 यानी कि 95 से 96% अगर आपकी राइटिंग सही है तो आप हिंदी में कम से कम 95 या 96 पर नंबर गेन करेंगे, यदि आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। 2 से 4 नंबर आपके राइटिंग या कुछ गलतियां हो गई उसका कट सकता है। यदि आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गद्य से पूछे जाते हैं और जो आपके 5 पद से पूछे जाते हैं तो 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ये हो गए, और लगभग 10 नंबर तो आपके हो जाते हैं किनका, जो आपके यानी कि ग्रामेटिकल है उसका भी लगभग 10 से 15 नंबर उधर से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आपका इसमें गद्य साहित्य का जो पहला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है ये आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो चलिए देखते हैं आपके खंड का में जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आया था वो क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था उसमें उसका क्या क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जयशंकर प्रसाद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन पेपर और उनसे संबंधित नोट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाता रहूँगा आगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोस को। अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ही ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ग नंबर क्वेश्चन जो आया है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो अशोक के फूल निबंध के लेखक तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। चलिए चलते हैं। आज का आपका घ नंबर क्वेश्चन जो आया था आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर में कि प्रेमचंद जी की कहानी का क्या नाम है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। लगभग 50 से 60% तो नहीं, हाँ 50 से 60% प्रीवियस पेपर ही आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि संस्कृत 2018 का पेपर 2019 में एकदम सेम टू सेम आया था। हमारी बहन ने जिस स्कूल में पेपर दिया था उसी स्कूल में मेरा भी सेंटर गया था।
हमारे जो उनका जो पेपर आया हुआ था 2018, वर्ष 2018 में उनका बोर्ड एग्जाम था क्लास 10th का, और हमने दिया था 2019 में। तो उनका संस्कृत का पेपर आया था वही सेम टू सेम संस्कृत का पेपर 2019 में भी आ गया। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ भाई, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के पेपर जरूर देख लेना। तो चलिए आपका देखते हैं। आपका जो घ नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कफन है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। आपका 5th नंबर क्वेश्चन यानी कि अंगा वाला क्वेश्चन जो है कि विद्या निवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं। क्या विद्या निवास मिश्र ललित निबंधकार है, क्या यह विचारात्मक निबंध के निबंधकार हैं, या मनोवैज्ञानिक निबंध के निबंधकार हैं, या भावात्मक निबंध के निबंधकार हैं। तो जो विद्या निवास मिश्र हैं ये आपके ललित निबंधकार हैं। कौन से? ललित निबंधकार। तो ये थे आपके गद्य साहित्य इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आए हुए थे, जिसका पेपर का कोड नंबर क्या था 302ZI। 302ZI में ये 5 गद्य साहित्य इतिहास के संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। चलिए चलते हैं अब आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आगे चलते हैं। तो ये जो फर्स्ट है यानी कि जो हमारा खंड का है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें क्या है 5 पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 हो गए आपके, 5 नंबर जो होते हैं ये गद्य साहित्य के हो गए, 5 नंबर आपके पद्य साहित्य। तो टोटल 10 नंबर, इन 10 के 10 क्वेश्चन के नंबर आपके कभी भी कटने वाले नहीं हैं अगर आपने इनका सही आंसर दिया है। इसमें ना आपके राइटिंग के नंबर कटेंगे ना कुछ का, इसमें आपको फुल नंबर मिलेगा यदि आपने इसका सही आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं आपके पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आए हुए थे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो जो पृथ्वीराज रासो हैं इनका रचना काल कौन सा है, यही हमको इसमें बताना है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है। तो जो आपके पृथ्वीराज रासो हैं ये रीतिकाल के, कौन से? रीतिकाल के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल रीतिकाल है और जो इसके रचनाकार हैं वो कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में आया है तो इसमें पूछ लिया है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है, तो इनका रचना काल रीतिकाल है। तो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में भी इसको घुमा कर पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कबीरदास। कौन सा? कबीरदास जो हैं ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीरदास जो हैं आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यहाँ पर जो आपका 4th नंबर है ये जायसी, आपके जो जायसी हैं ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कैसे? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनका जो पूरा नाम है। आपका जो खा नंबर क्वेश्चन था कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कबीरदास हैं। कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। तथा जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है जायसी जी का, ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तथा जो आपके सूरदास जो दिया गया है सूरदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तथा आपके जो तुलसीदास हैं ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए चलते हैं अब आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं आपका 2020 एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। इन सभी को आप देख जरूर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जो गा नंबर क्वेश्चन आया है पद्य साहित्य के इतिहास से के यानी कि जो खंड का दूसरे का गा जो है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। जो आपका कामायनी है इसके प्रथम सर्ग का क्या नाम है, तो जो आपका कामायनी है इसके प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। क्या है? चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम
चिंता है। आपका घ नंबर क्वेश्चन आया है कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, किसके हैं? क्या यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? क्या यह श्रृंगार के सुकुमार कवि हैं? क्या यह ज्ञान के सुकुमार कवि हैं? क्या यह भक्ति के सुकुमार कवि हैं? तो आपके जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आपका जो अंगा नंबर क्वेश्चन आया है ना कि 5th नंबर क्वेश्चन, जो आपके 2020 बोर्ड एग्जाम पेपर संख्या तो 302 ZI में आया हुआ था। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। कौन सा? राम की शक्ति पूजा के कविता के रचयिता हैं। जो राम की शक्ति पूजा है, इसको लंबी कविताओं में भी गिना जाता है। इसके जो रचयिता हैं, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन से हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है मैथिली शरण गुप्त, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी या थर्ड कह लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो राम की शक्ति पूजा है, इसके जो रचयिता हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से। अब आपके जो आए हैं, इसमें आपको गद्य साहित्य से 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके लिखना पड़ता है, जिसमें 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर आपके व्याख्या के मिलते हैं। टोटल आपको 10 नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन आया है, क्या है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंचा और नीच का भाव नहीं होता, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका ये जो गद्यांश आया है, ये आपके जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें एक चैप्टर है, इसमें एक निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन से हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका आपको लिखना कैसे है? जैसे संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे संदर्भ में पहले तो आपको संकेत लिखना है, और संकेत में क्या लिखना है? शुरू के 3 अक्षरों को ले लेना है, और एकदम लास्ट वाले जो हैं 3 अक्षर, और बीच में डैश डैश करके संकेत लिखना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना होता है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, तो हम आपके लिए पेपर कैसे हल किया जाता है उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि इस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निबंध राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल है। सिंपल से लिखना है, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर इसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर आप लोग इनकी व्याख्या कर देना। अगर हम अभी व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग बताएंगे तो हम आपके लिए इसके स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। आप इसमें आप क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, तो माता अपने पुत्र को समान भाव से रखती है। समान अधिकार का भागी कौन है? जब आप उसको पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें जो पूछा गया है अनंत और जनपद अर्थ, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत का अर्थ होता है असीमित। क्या होता है? अनंत का अर्थ होता है असीमित। क्या होता है? अनंत का अर्थ होता है असीमित। और जनपद का तो आपको पता होगा कि जनपद का क्या होता है? अनंत का हो गया असीमित, और जनपद का होता है जिला। क्या होता है? जनपद का होता है जिला। जो अनंत शब्द है इसका अर्थ होता है असीमित, तथा जनपद का अर्थ होता है जिला। तो पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो पाठ का शीर्षक है निबंध राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र ने इस भारतवर्ष को महामना समुद्र कहा है। चलिए तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम सभी का हल कराने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4था नंबर क्वेश्चन जो आया है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके पद्यांश दिया जाएगा, ये आपके पद्य साहित्य से दिया गया है पद्यांश। इसमें भी आपको इनके क्वेश्चनों का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे, तो आपको टोटल 10 नंबर इससे भी प्राप्त हो जाएगा। यह भी सरल है, बस आपको इसके लेखक और शीर्षक का नाम याद होना चाहिए।
तो हे जग जीवन के कर्णधार, जो हमारा पद्यांश है वो क्या कह रहा है, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान, है जग जीवन के कर्णधार। तो आपका जो पद्यांश है, आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ होगा सुनीता नंदन पंत जी का। यह जो पाठ लिया गया है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सुनीता नंदन पंत जो काला कांकर का इसमें वर्णन किए हैं, हम उसी काला कांकर ब्लॉक के रहने वाले एक विद्यार्थी भी उस वहाँ पर ही हमने पढ़ा है। तो ये जो नौका विहार लिखा गया है, हमारे स्कूल के बगल में गंगा जी हैं, उन्हीं पर वहाँ पर ही सुमित्रा नंदन पंत की कुटिया थी, जहाँ पर रहकर उन्होंने रात के अपने नौका विहार किया, यानी कि नौका से पूरे गंगा जी में यानी कि भ्रमण के लिए गए थे। तो वहीं पर उन्होंने ये कविता का यानी कि इस पद्यांश को लिखा। तो ये जो आपका जो शीर्षक है, इसमें जो लिखा गया है कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है नौका विहार, और इसके जो कवि हैं वो आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मैं भूल गया अश्वत शाश्वत जीवन नौका विहार। इस जीवन रूपी नौका का विहार शाश्वत है, यानी कि मनुष्य जिस प्रकार नौका जाती है और फिर लौट के चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और मरने के उपरांत फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, यानी कि आत्मा पहले एक शरीर में जाती है फिर वापस चली जाती है। इसी प्रकार मैं इस जीवन रूपी नौका का विहार होता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, यानी कि मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया। तो इसमें जो आपका ग नंबर क्वेश्चन है, कर्णधार तथा शाश्वत का अर्थ बताइए। जो कर्णधार का होता है, कर्णधार यानी कि पालन कर रहा यानी कि ईश्वर, और जो शाश्वत है, शाश्वत जो सदियों से चला, शाश्वत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो सदियों से चलता हुआ आ रहा हो उसी को शाश्वत कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। अब आपको अगर हम सभी को हल कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 5वां नंबर, इसमें आपके लेखक यानी कि गद्य साहित्य के जो पाठ होते हैं उनमें से कुछ लेखकों का आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दिया जाता है। इसमें से आपको जीवन परिचय का 3 और साहित्यिक परिचय का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको कम से कम 3 से गद्य साहित्य के लेखकों का जीवन परिचय याद होना चाहिए और 3 ही पद्य साहित्य के लेखकों का जीवन परिचय याद होना चाहिए। जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर के कवि हों और जो गद्य लेखक हों या निबंधकार हों, स्टार्टिंग के 3 को याद कर लीजिए, आपको फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 100% है कि अगर आप स्टार्टिंग के 3 गद्य या पद्य के लेखकों का जीवन परिचय याद करते हैं तो आपका 100% बोर्ड एग्जाम में उन्हीं लेखकों में से एक का आपको लिखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल तो रहता ही है। तो चलिए चलते हैं। अब आपके इसमें जो आपको दिया गया था हरिशंकर परसाई का लिखिए, या तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। देखिए ये जो 3 ही आपको पद्य साहित्य से लेखकों का साहित्यिक परिचय और उल्लेख कीजिए। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सीमा अधिकतम आपको 80 शब्द ही लिखने हैं। तो इसमें जो आपको जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, देखिए जो 10 वाले स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हो उनको मैं बता दूं, वो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जरूर याद कर लें। ये लगभग हर बोर्ड एग्जाम के पेपर में इन दोनों में से एक का तो होता ही है। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लेना। आपका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु और सार्क लिखिए। अधिकतम आपको 80 शब्द मिल जाएंगे। इसके लिए हम आपको स्पेशल एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहादुर, ध्रुव यात्रा और कहानियों का सारांश लिखा जाएगा। इसके बाद आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन आया है, स्वपठित काव्य खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये खंड काव्य जो होते हैं आपके जिले के अनुसार आते हैं। जैसे किसी जिले में आएगा श्रवण कुमार, तो हमारे सब जिले का अलग अलग होता है। इसको आप अपने क्लास टीचर यानी जो आपके हिंदी पढ़ाते हैं क्लास में उनसे पूछेगा तो वो आपके जिले में जो आने वाले खंड काव्य हैं उनको वो बता देंगे। इसका भी आपको 80 शब्द लिखना है और 5 नंबर मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रसमृति, यही खंड काव्य वाले हैं ये। तो चलिए चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
खंड खा, इस यहाँ से आपका खंड खा शुरू होता है। दिए गए संस्कृत के में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो आपको गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, इसका संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। 2 अंक आपको संदर्भ के मिल जाएंगे, 5 अंक आपको अनुवाद के मिल जाएंगे। इसमें लिखा गया है संस्कृत साहित्य संस्कृतस्य साहित्यम सरस व्याकरणाच सुनिश्चित, संस्कृत साहित्य का व्याकरण सुनिश्चित और इसकी जो भाषा है मधुर है। ये आपके संस्कृत भाषाया गौरयम से लिखा गया है। तो इसको आपको लिखना है, पहले आपको संकेत लिख लेना है कि शुरू के 2 अंकों को लेना है और लास्ट के 2 अंकों को, यानी कि जो शब्द लिखे गए हैं और उनको बीच बीच में डैश डैश करके लिख देना है। उसमें हेडिंग क्या डालना है, संकेत। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। तो लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषायाम गौरयम से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा और आप इसकी व्याख्या कर लेना, आपको 7 नंबर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आपको जो सेकंड वाला है ये आपके महामना मालवीय से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका 8वां का गा है। किसी दिए गए श्लोक का भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर व्याख्या के। इसमें जो आपका प्रथम श्लोक आया है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका जो अर्थ लिखा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सभी का व्याख्या करने लगेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इनके लिए आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका इसमें जो पद, अब यहाँ से जो ग्रामर शुरू हो रहा है, इसका जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है और इसका वाक्य प्रयोग करना है। 1 नंबर आपको मिलेंगे अर्थ के, 1 नंबर आपको मिलेंगे वाक्य प्रयोग के। तो इसमें 1 ही करना है, आपको 4 दिए जाएंगे, 1 करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। तो इसमें आप लिख लेते हैं, रामू तुम तो अपना उल्लू सीधा करके मुझे उल्लू बनाकर चले गए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो संधियां पूछी गई हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। तो यह आपका जो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका में जो करेक्ट आंसर है वो आपका हिम धन आलया। हिमालय का जो संधि विच्छेद है वो होता है हिम धन आलया। दीर्घ संधि है, हिम और आलिया मिलकर हिमालय हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट संधि जो आई है, 1 ही करना है इसमें से। चलिए बता देते हैं, संधि है कवींद्र का संधि विच्छेद करिए। तो कवींद्र का जो संधि विच्छेद है वो होता है कविधन इंद्रा। क्या, कविधन इंद्रा, या भी दीर्घ संधि है। तो चलिए चलते हैं आपके जो नेक्स्ट संधि आई है, नयनम का संधि विच्छेद करिए। तो नयनम का जो संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसमें सही है, ने धन अनम होता है नयनम। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से विभक्ति और वचन को बताना है। क्या बताना है, विभक्ति और वचन। 9वां का है, आत्मने में विभक्ति और वचन बताइए। तो जो आत्मने है, आत्मने का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। आत्मने क्या है, चतुर्थ विभक्ति, आत्मने में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। 1 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। राज्ञा का राज्ञा में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो जो राज्ञा है यह आपका तृतीया है। क्या है, राज्ञा में तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तो चलिए चलते हैं आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामर के अंतर्गत हिंदी ग्रामर जो होती है, यानी कि हिंदी व्याकरण। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही का अर्थ का चयन करिए। वसन और व्यसन, यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है वसन और वसन। तो वसन का हो गया एक वस्त्र और व्यसन का हो गया आदत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वस्त्र और आदत हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, स्वर्ण और सवर्ण का अर्थ लिखिए। तो जो होता है स्वर्ण माने हो गया सोना और सवर्ण माने हो गई उचित, यानी कि उच्च जाति, अच्छी जाति, ऊपर वाली जाति है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो खा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। किसी एक का लिखना है और आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 2
निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो जो आपका काल है, एक तो काल माने होता है आपका, क्या होता है, काल माने एक होता है आपका हो जाता है समय, और एक काल माने क्या हो जाता है, यम या यमराज। तो काल के दो अर्थ हो गए, यम और यमराज। जो आपका अली है, क्या है, अली, अली माने एक तो हो गया आपका भंवरा, अली हो गया आपका भंवरा, और अली माने हो गई क्या, सखी, सखी हो गई। अली के दो अर्थ हो गए आपके भौरा और सखी। तो आपका जो गा नंबर क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से वाक्यांशों का एक शब्द का सही चयन करिए। अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करने योग्य है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य है तो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। तो आपका जो घ नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको इनमें से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है और प्रत्येक वाक्य के लिए आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें लिखा गया है पुत्री पराया धन होती है, होता है। तो इस गलत ये है होता है, तो इसमें लिखा जाएगा पुत्री पराया धन होती है। तो इसमें जो सेकंड कर लेंगे हम, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, नहीं, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। क्या थी, वीरांगना। तो चलिए चलते हैं अब आपके जो 12 का नंबर क्वेश्चन आया है। वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। किसी एक का लिखना है। तो करुण रस का हम लिखते हैं कि जहां पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से प्रयुक्त होता है, वह करुण रस की निष्पत्ति होती है। जी, इसका जो उदाहरण लिखने हैं, मरी खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इन सभी के ऊपर हम एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको स्पेशल वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सभी का बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप सबको कठिनाई होगी। तो आपको इसी तरह उपमा, रूपक और यमक अलंकार की परिभाषा लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है, दोहा और सोरठा का भी लिखना है इसी प्रकार, जिससे आपको सबके लिए दो दो नंबर मिल जाएंगे अगर आप इनको लिखते हैं। इन सभी के लिए मैं एक सी अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें एक में हम आपको रस पढ़ा देंगे, एक में अलंकार हो जाएगा, एक में दोहा सोरठा जो आते हैं इनका हो जाएगा, स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने नगर में प्रदूषण से संबंधित निबंध। इन सभी के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी आपके चैनल पर। निबंध जो लिखना है या जो निबंध लिखने के लिए आएगा, जो एक निम्नलिखित में निबंध के जो हो गए उसके लिए मैं आपको एक नई यानी कि स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। जैसे आपको दिया गया है प्रदूषण समस्या और समाधान, पर्यावरण संतुलन और वृक्षारोपण का महत्व, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा। इन सभी के ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर आपको जल्द ही मिल जाएंगे। इनको यहाँ पर कराना असंभव है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ पेपर, जिसका जो कोड संख्या थे 302 ZI। आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त आपके स्कूल या कोचिंगों में मिलते हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।